नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग रेलवे विज्ञान का वन लाइनर देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। आज का जो चैप्टर है वो रासायनिक बंध एवं अभिक्रियाएं पे है। तो आइए शुरू करते हैं। ये बंधन जो किसी अणुओं में परमाणुओं को एक साथ बांधे रखते हैं क्या कहलाते हैं? ये बंधन जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांधे रहते हैं कहलाते हैं रासायनिक बंध। क्या कहलाते हैं? रासायनिक बंध कहलाते हैं। रासायनिक बंधन को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोसेल और सर लुईस ने। कोसेल और सर लुईस ने। परमाणु रासायनिक रूप से क्यों संयोजित यानी रासायनिक बंध होते हैं? तो केवल स्थिरता प्राप्त करने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए। वह युग्म जो अबंध निर्माण में भाग नहीं लेता है कहलाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनों का रिक्त युग्म। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का रिक्त युग्म। आयनिक बंधन के बारे में जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, जिसमें धातु और अधातु आमतौर पर भाग लेते हैं, आयनिक बंध कहलाते हैं। किस प्रकार के रसायन में धातु इलेक्ट्रॉन खो देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है? तो वो है आयनिक बंध में। किस प्रकार के बंधन ध्रुवीय होते हैं? तो आयनिक बंध में। आयनिक बंधन से बनने वाले यौगिक घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? जल में होते हैं। आयनिक यौगिक जल में क्यों घुलनशील होते हैं? आयनिक बंध के ध्रुवीय होने के कारण। आयनिक बंध के ध्रुवीय होने के कारण। आयनिक बंधन से बनने वाले यौगिक अघुलनशील होते हैं कार्बनिक विलायकों अल्कोहल ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में। आयनिक बंधन से बनने वाले यौगिक अघुलनशील होते हैं कार्बनिक विलायकों में, जैसे अल्कोहल ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 में। अगला है आयनिक यौगिक किसमें अघुलनशील होते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों में। क्या है? कार्बनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? अकार्बनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिक अघुलनशील होते हैं कार्बनिक यौगिकों में, अघुलनशील होते हैं अकार्बनिक यौगिकों में। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के किस प्रकार के चालक होते हैं? तो ये कुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक तरल अवस्था में विद्युत के किस प्रकार के चालक होते हैं? तो ये सुचालक होते हैं। अगर वो द्रव अवस्था में तो सुचालक, ठोस अवस्था में है तो कुचालक। बिजली की आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो CCl4 के, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन का उपयोग किया जाता है अगर बिजली से आग लगी हो तो। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों के परस्पर आदान प्रदान से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो सहसंयोजक बंध बनता है। क्या? सहसंयोजक बंध बनता है। दो अलग अलग अधातुओं के बीच साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजक बंधन को कहा जाता है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। HCl H+Cl-। दो असमान अधातुओं के बीच साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनने वाले सहसंयोजक बंधन को कहा जाता है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। उदाहरण N+N जो है N2 अगर बना, दो समान धातुओं के बीच साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनने वाले सहसंयोजक बंधन अध्रुवीय सहसंयोजक। और दो अलग अलग अधातुओं के बीच साझेदारी से बनने वाले सहसंयोजक बंधन को ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों की एक जोड़ी साझा की जाती है तो इसे कहा जाता है एकल सहसंयोजक बंध कहा जाता है। और जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन के दो जोड़े साझा किए जाते हैं इसे कहा जाता है द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। और जब दो तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉनों के तीन जोड़े की साझेदारी होती है तो इसे कहा जाता है त्रिसंयोजक सहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध। अब अगर बंधन क्षमता की बात करें तो त्रिबंध का ज्यादा होगा द्विबंध के, उसके बाद एकल बंध के। अगर कहा जाए बंधन ऊर्जा के तो त्रिबंध के ज्यादा, द्विबंध के उसके बाद एकल बंध। क्रियाशीलता भी त्रिबंध के ज्यादा, फिर द्विबंध, फिर एकल बंध। सिर्फ जो है अंतरा आणविक स्थान जो है एकल बंध के ज्यादा होता है, द्विबंध के उसके बाद त्रिबंध के। ये ध्यान रखिएगा कि अंतरा आणविक स्थान जो है वो 1 2 3 होगा, लेकिन अगर बंधन क्षमता, बंधन ऊर्जा और क्रियाशीलता जो है वो ट्रिपल बॉन्ड के ज्यादा होगा, फिर डबल बॉन्ड का, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का। हाइड्रोजन का बंधन कैसे बनता है? जब हाइड्रोजन की क्रिया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे जो है अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ करता है। हाइड्रोजन बंधन क्या है? सहसंयोजक बंध से कमजोर है। सहसंयोजक बंध से कमजोर है। H2S HCl गैसीय अवस्था में क्यों मौजूद है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध मौजूद नहीं है। ओजोन O3 में कितने प्रकार के बंधन होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 सहसंयोजक बंध और 1 समन्वय बंध होते हैं। ओजोन O3 की संरचना कैसे होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं संरचना इस तरह के। ओजोन जो है हमारे पराबैंगनी किरणों के जो सूर्य से आता है उसे अपने में क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है और हम लोग के पास ये पहुंचने नहीं देता है। अगला है भौतिक परिवर्तन। किस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होकर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है? तो वो है भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, पानी से बर्फ का वाष्प का बनना, पानी में चीनी व नमक का घुलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर कहीं कहीं पूछ दिया जाए कि मोमबत्ती का जलना क्या है, तो ये भौतिक नहीं होगा, ये रासायनिक परिवर्तन होगा। ये ध्यान रखिएगा, आगे आप इसमें शामिल किया गया है। कौन सा परिवर्तन अस्थिर परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन। उदाहरण रंग, कठोरता, दृढ़ता, तरलता, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक आदि जो है ये सब अस्थिर परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो किस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद अपनी पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता है? तो वह है रासायनिक परिवर्तन। उदाहरण मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, खाने का पचना, ये सब जो है क्या है? रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर है मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक है, जबकि इससे पहले था ये मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या था? भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन जो है अस्थायी परिवर्तन होता है? तो वह है रासायनिक परिवर्तन।
लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेप किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या है? जस्ते का लेप किया जाता है Zn का, उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। लकड़ी को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर क्या छिड़कते हैं? तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ अभिकारक प्रतिक्रिया करके नई यौगिक उत्पाद बनाते हैं कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। गैस का निकास, उत्सर्जन, रंग बदलना, गंध में बदलाव, तापमान में बदलाव किसके उदाहरण है? ये सभी जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का जो है उदाहरण है। तत्वों के प्रतीकों अथवा यौगिकों के सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रियाओं का संक्षिप्त निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले यौगिकों को कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक। अभिकारकों को रासायनिक समीकरण के किस तरफ लिखा जाता है? तो बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों को रासायनिक समीकरण के किस तरफ लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थ या यौगिक कहलाते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उत्पादों को रासायनिक समीकरण के किस तरफ लिखा जाता है? तो दाईं ओर। क्या है? दाईं ओर लिखा जाता है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक उत्पाद देता हो और उत्पाद फिर से एक अभिकारक देता हो कहलाती है प्रतिवर्ती प्रतिक्रिया कहलाती है। एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें अभिकारक एक उत्पाद देता है लेकिन अभिकारक दोबारा उत्पाद नहीं देता है अप्रतिवर्ती प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब आइए देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही उत्पादक उत्पन्न करते हैं कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे अगर A प्लस B जो है पदार्थ है मिलकर बन रहा है, उत्पादक कौन? 2AB बन रहा है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है, CO को क्या कहते हैं? क्विक लाइम भी कहते हैं। C प्लस O2 बनकर CO2 बन रहा है, 2H2 प्लस O2 बनकर 2H2O बन रहा है। वह अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अपघटन अभिक्रिया किसके विपरीत है? तो यह संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। अपघटन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो उष्मा की, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की। जैसे AB है उसको तोड़ दिए A प्लस B में, H2O को अगर तोड़ दिए H प्लस OH माइनस में। यदि पृथक्करण उष्मा द्वारा किया जाता है तो इसे कहते हैं तापीय पृथक्करण। क्या है? तापीय पृथक्करण। जैसे CaCO3 गर्मी के कारण CaO प्लस CO2 में बदल गया तो यह है तापीय पृथक्करण। जब सूर्य के प्रकाश से अपघटन अभिक्रिया होती है तो उसे कहते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। 2AgCl सूर्य के प्रकाश में 2Ag प्लस Cl2 हो जाता है, इसे बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जब अपघटन अभिक्रिया विद्युत ऊर्जा की सहायता से की जाती है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे 2H2O विद्युत धारा में किया गया तो 2H2 प्लस O2 हो गया, इसे इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व दूसरे कम सक्रिय तत्व को अपने जलीय घोल से विस्थापित कर देता है कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। और वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व या यौगिक विस्थापित होता है उसे कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये हो गया FeS प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu होगा। क्या होगा? FeS जो है ये सॉलिड है और Cu हो जाएगा, यानी ये भी सॉलिड। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में दो तत्व या यौगिक विस्थापित हो जाते हैं कहलाती है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर AB प्लस CD है, ये AC प्लस BD हो जाएगा, यहाँ वाला C A से जुड़ जाएगा और B जो है D से जुड़ जाएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके संगत लवण और जल बनाते हैं कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl प्लस NaOH NaCl हो जाता है और यह हो जाता है H2O। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या अणु की परमाणु पुनर्व्यवस्था होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो पुनर्व्यवस्था प्रतिक्रिया। कार्बनिक यौगिकों में कौन सी अभिक्रिया समानता देखी जाती है? तो पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया देखी जाती है, पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया। उदाहरण NH4CNO NH2CO NH2। हेबर प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया किस अभिक्रिया में अलग होता है? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया। हेबर प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है संयोग से अमोनिया बनता है किससे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया से। जैसे N2 प्लस 3H2 2NH3। जो प्रतिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है कहलाती है अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया। जैसे 2NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2 है। कमजोर अम्ल या कमजोर क्षार के लवणों को पानी के साथ होने वाले प्रतिक्रिया को कहा जाता है जल अपघटन प्रतिक्रिया। जल अपघटन प्रतिक्रिया। जैसे CH3COO प्लस H2O Na2SO4 प्लस 2H2O है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। 6CO2 प्लस 12H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा निकलती है कहलाती है उष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। उदाहरण श्वसन, अपघटन, प्राकृतिक गैस का जलना आदि। A प्लस B C हो जाएगा और प्लस डेल E मतलब उष्मा निकल रहा है तो यह उष्मा क्षेपी हो गया। वे अभिक्रियाएं जो उष्मा के अवशोषण के साथ होती है कहलाती है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे पाचन A प्लस B C हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस में डेल E नहीं होगा, माइनस डेल E होगा, यानी उष्मा शोषी है। यहाँ पर क्या है? ये प्लस में था। N2 प्लस O2 हीट देने पर NO2 बन रहा है। जब दो पदार्थ
टूटकर अपने समूह को आदान प्रदान करते हैं तो ऐसी घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो दोहरी अपघटन प्रतिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? दोहरी अपघटन प्रतिक्रिया। जैसे ये हो जाएगा NaCl प्लस AgNO3 NaNO3 प्लस AgCl बन जाएगा। अब आइए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के बारे में। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था एंटोनी लेबोजियर ने। किसने? एंटोनी लेबोजियर ने। किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों के द्रव्यमान का योग प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे। किसी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक अभिकारक और उत्पाद के दोनों तरफ समान होते हैं। जैसे CO2 CO2 है, यहाँ अगर 12 हो गया प्लस 2 गुना 16, अगर इसका देख रहे हैं क्या है परमाणु द्रव्यमान, तो 12 प्लस 2 गुना 16 44 ग्राम, और 44 ग्राम दोनों जो है तरफ जो है ये बराबर है। अब आते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों का अनुपात किस अभिक्रिया में बढ़ता है? तो ऑक्सीकरण। किस अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आती है? ऑक्सीकरण। किस अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता बढ़ती है? तो वो है ऑक्सीकरण है। अगला है इलेक्ट्रॉनों का त्याग किस अभिक्रिया में होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है धातुओं में होती है। लोहे में जंग लगने को कहते हैं ऑक्सीकरण कहते हैं। लोहे में किसकी उपस्थिति से जंग लगता है? तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति से जंग लगता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जिंक का कोटिंग करते हैं, जिसे क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है किस पदार्थ पर उपस्थित आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है? क्या है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। Na0H2 CO3-2 की ऑक्सीकरण संख्या -2, NH4+ की ऑक्सीकरण संख्या जो है +1। जब ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ होती है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो -2 होता है। किसी यौगिक के साथ होता है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे पेरोक्साइड में O का ऑक्सीकरण संख्या जो है वो -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन किस अभिक्रिया में संयुक्त होती है? तो अपचयन अभिक्रिया में होता है। किस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या घटती है? तो अपचयन अभिक्रिया में घटती है। इलेक्ट्रॉन किस अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं? तो अपचयन अभिक्रिया में प्राप्त होते हैं। किस अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्वों के अनुपात में कमी आती है? तो वो है अपचयन अभिक्रिया में। विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात किस में बढ़ता है? तो अपचयन अभिक्रिया में बढ़ता है। किस अभिक्रिया में विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोजकता में कमी आती है? तो वो है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया होती है अधातुओं में। किसमें होती है? अधातुओं में। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अभिक्रिया पूर्ण करता है तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या है? अपचयन अभिक्रिया होती है। अब आइए जानते हैं ऑक्सीकारक के बारे में। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है कहलाता है ऑक्सीकारक। सभी अधातुएं ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है। किसको छोड़कर सभी अधातुएं ऑक्सीकारक है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और फास्फोरस को छोड़कर सभी अधातुएं जो है वो ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक के उदाहरण है HNO3 KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अपचायक की बात करते हैं तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अभिक्रिया पूर्ण करता है कहलाता है अपचायक। वह पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है कहलाता है अपचायक। सभी धातुएं किसके रूप में कार्य करती है? तो वो है अपचायक के रूप में। अपचायक के उदाहरण है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अपचायक के उदाहरण है LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचायन दोनों एक साथ होते हैं कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर Na+Cl है, NaCl है तो यहां से जो है अपचायक ऑक्सीकरण हो रहा है और इधर से ऑक्सीकारक अपचयन हो रहा है। यानी जो यहाँ पर Na और N+ से हो रहा है अपचायक हो रहा है, Cl माना जा रहा है, ये अपचयन हो रहा है। कुछ ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं वो है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, O3 ओजोन, HNO2 नाइट्रस अम्ल, H2O2 HOO का ये है स्ट्रक्चर, Na2O2, ये सब जो क्या है वो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में व्यवहार करते हैं। पर ऑक्साइड H2O2 में O ऑक्सीकरण संख्या जो होता है -1 होता है। लोहे में जंग लगने के कारण कौन सी अभिक्रिया है? तो वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब आइए देखते हैं इसके प्रमुख जो है MCQ। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा ठोस यौगिक बनता है? यहां पर जो कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सा ठोस यौगिक बनता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा PbO। क्या है? PbO। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक प्रतिक्रिया को पहचाने। ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक प्रतिक्रिया को पहचाने, तो ये हो जाएगा कौन सा? ये होगा CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl प्लस H2O, CaOCl के 2 प्लस H2O। ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है क्या होता है? CaOCl यानी CaOCl के होल ट्वाइस हो जाएगा। क्या है? होल ट्वाइस, CaOCl यानी हो जाएगा CaOCl।
इसका नाम जो है वो क्या है, वो है कैल्शियम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें ओ माइनस में होता है, इससे Cl इधर जुड़ा हुआ, ये Cl और ये जो जुड़ा होता है Ca2 प्लस से, तो ये होगा CaOCl के होल ट्वाइस। अगला प्रश्न है कि जब जिंक क्या है, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दी गई प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है, 4Fe प्लस 3O2 2Fe2O3, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Fe। क्या हो रहा है, हो रहा है Fe। निम्नलिखित रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए संतुलित प्रतिक्रिया है हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए H2 प्लस Br2 2HBr। क्या है, 2HBr। वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेते हैं और केवल एक उत्पाद उत्पन्न करते हैं कहलाती है, और वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जो है वो कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। दी गई प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा स्पष्टीकरण सही है, Fe प्लस USO4 FeSO4 प्लस Cu, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा तांबे को विस्थापित करता है, क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। यहां पर देख रहे हैं कि लोहे जो है तांबे को विस्थापित करता है, क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, कौन सी प्रतिक्रिया प्रतीकात्मक संयोजन प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, A प्लस B जो है वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड घोल में मिलाया जाता है, जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड घोल में मिलाया जाता है, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का निर्माण खाली स्थान एक उदाहरण है, आंसर हो जाएगा संयोजन। क्या है, संयोजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से दोहरे विस्थापन अभिक्रिया को पहचाने, दोहरे विस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन जो है वो दोहरे विस्थापन अभिक्रिया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2KBr प्लस BaI2 2Ki प्लस BaBr2 होगा, यानी आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। Mg प्लस CO MgCO2 अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन के जलने पर बनने वाला सफेद पाउडर है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक खाली स्थान होता है, और इसका आंसर हो जाएगा वो है वही रहता है, परमाणु क्रमांक वही रहता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक जो है वही रहता है। अब क्षेपण अभिक्रियाएं तब होती है जब एक जलीय घोल में पाए जाने वाले एक अभिकारक का धनायन और दूसरे अभिकारक का ऋणायन मिलकर खाली स्थान बनाते हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो एक अघुलनशील आयनिक ठोस बनाते हैं। इथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर खाली स्थान मिलता है, और इसका जवाब हो जाएगा वो मिलता है एथीन मिलता है। क्या है, एथीन मिलता है। क्या होता है जब CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये होगा विलयन दुधिया हो जाता है, विलयन दुधिया हो जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर यौगिक X उत्पन्न होता है, X के पुनः क्रिस्टलीकरण से यौगिक Y प्राप्त होता है, क्रमशः यौगिक X और Y का चयन करें। इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और बासिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट और बासिंग सोडा। CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस Cu, और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। क्या होगा, अपचायक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया संतुलित है, रासायनिक प्रतिक्रिया संतुलित है तो वो है ZnH2SO4 ZnSO4 प्लस H2। यदि अभिकारक या उत्पाद खाली स्थान के रूप में मौजूद है तो जलीय शब्द लिखा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पानी में विलयन। दी गई प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण सही है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो D CaCl2 H2SO4 CaSO4 प्लस 2HCl हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई अभिकारक किसी प्रतिक्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो उसे निम्न में से गुजरना कहा जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। जलीय सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइटिक अपघटन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस क्रमशः एनोड और कैथोड पर विकसित होती है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर जो है वो H2 गैस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड का अपचयन होता है तो क्या बनता है, ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या होता है जब बिना बुझा हुआ चूना पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है, तो ये हो जाता है उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। क्या होता है, उष्माक्षेपी, यानी उष्मा जो है उससे निकलता है। ये था केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।